हाँ जी, कैसे हैं क्लास 12th? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत बढ़िया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत मजे से पढ़ रहे हैं और चैप्टर 3 हमारे खत्म हो चुके हैं। लास्ट में हमने एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम देख लिया है। आज हम बात करेंगे, आज हम तीनों मेथड की बात करने वाले हैं। मतलब नया चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है वो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है। लास्ट था हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स देख चुके थे, नेशनल इनकम होती क्या, सब हम देख चुके थे। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने कैलकुलेशन के कंसेप्ट से, जो कि है हमारे तीन मेथड से हम बताएंगे कि हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये रहा मेरा पहला मेथड आपके सामने, वैल्यू एडेड मेथड। क्या नाम है इसका? वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हमारा प्रोडक्ट मेथड। क्या कहता है ये मेथड, आइए समझते हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखो नाम में है वैल्यू एडिशन, नाम में ही है वैल्यू एडिशन, कुछ ना कुछ एडिशन की बात कर रहा होगा। तो क्या कहना चाहते हैं, कह रहा वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स, क्या मेजर करता है आइए समझते हैं। कह रहा मेजर्स नेशनल इनकम in terms of value addition by each producing enterprise या यूनिट की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा की पॉइंट, हम यहाँ पे हैशटैग लगा रहे हैं आपके लिए। ये है हमारा की पॉइंट की वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी की बात करें, किसी भी इकोनॉमी की बात करें, और किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर की ड्यूरिंग एन accounting year. So basically this method states that the value addition by each producing enterprise in the economy during an accounting year वही नेशनल इनकम मेजर करने का हमारा इस मेथड से तरीका है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, मेथड को हम दूसरा नाम देते हैं इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड। इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड, मतलब अगर मैं बात करने वाला हूं तो मेरे पास चार नाम हो गए। पहला वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड प्रोडक्ट मेथड, थर्ड इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड फोर्थ इज नेट आउटपुट मेथड। चार नाम है इसके वैल्यू एडिशन मेथड के। और सर इससे हम डायरेक्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं? नहीं, इससे हमारा एक एग्रीगेट निकलता है जिसे हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी, जिसे हम जीडीपी एट एमपी या फिर ग्रोस वैल्यू एडेड या ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। जीवीए एट एमपी या जीडीपी एट एमपी। आई बात समझ में? हमें वैल्यू एडेड मेथड बताता है जीडीपी एमपी या जीवीए एट एमपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये क्या है मेथड? कह रहा वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स, क्या मेजर करता है? नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। हर प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज की बात कर रहा है किसी भी इकोनॉमी में, इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जिसका दूसरा नाम भी है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलिए सर आगे चलते हैं फिर। तो बात करते हैं आगे इसी के बारे में, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कह रहे वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में भी तो समझाओ। न्यूमेरिकली हम इस मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं? कह रहे ये डिफरेंस है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट तो हमारा फाइनल गुड्स के बारे में बात कर रहा होगा, ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने पिछले सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, प्लस फिर भी मैं आपको यहां पे बता दूंगा क्या क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट में और वैल्यू ऑफ इनपुट में क्या क्या ले सकते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या आ सकता है? सो क्या है वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो क्या हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी भी बोलते हैं इसे, आईसी। आई बात समझ में? सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई बात समझ में? वैल्यू एडेड हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई बात समझ में? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ जाती है। चले फिर आगे। हाँ जी सर चलते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है सर? ये तो बता दो, आपने बता दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट होता क्या है, ये तो बता दो यार। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो तरीके से कंप्यूट किया जा सकता है। ऐसे एंटरप्राइज जिसमें हमारे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है या कोई भी गुड्स ड्यूरिंग द एंड ऑफ ईयर हमारे पास बचे नहीं है, तो उसके केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो क्या कहता है? कह रहा है इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू। किसके बारे में बात कर रहा है? मार्केट वैल्यू, जिसे हम सेल प्राइस भी बोल सकते हैं। मार्केट वैल्यू सेल प्राइस ही हो गया ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, गुड्स की सर्विसेज की हमारी सेल प्राइस है मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म, जो फर्म ने प्रोड्यूस किया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सो ये क्या हो गया मेरा? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स बोल सकते हैं हम इसे,
ठीक है, या सर्विसेज भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ रही है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है जो प्रोड्यूस किए किसी फर्म ने ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, आई बस समझ कह रहा इफ द एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड आउट, हमने सारा जो बनाया सब बेच दिया, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा मेरा सेल्स। ठीक है, क्योंकि स्टॉक तो बचा नहीं है हमारे पास। क्या कहना चाह रहा है? इफ द एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसी में बेच दिया गया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, वो मेरा सेल्स हो जाएगा। स्टॉक क्योंकि है ही नहीं मेरे पास। आई बात समझ में? यस सर, बात तो समझ आ गई है, यहां तक कोई प्रॉब्लम भी हमें समझ नहीं आ रही है। आई बात समझ में? ओके जी, चलो फिर आगे चलते हैं। सो बट सर अगर स्टॉक बच गया तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास है ना, अगर कोई स्टॉक बच गया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा? देखो इसमें हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमारी सेल्स, ठीक है, प्लस चाहिए चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा मेरा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक, चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेल से। आई बात समझ में? और चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा मेरा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अगर कुछ बच गया है तो सीधी सी बात है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ तो आ रही है। अब चेंज इन स्टॉक तो हमें पता ही है, हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर भी आप बता ही रहे हो तो बता दो। सो चेंज इन स्टॉक हो जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक तो अकाउंटेंसी में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आए हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक विल बी माई चेंज इन स्टॉक। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है, पक्का? सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, अगर हमारे पास कोई अनसोल्ड स्टॉक नहीं है, और अगर कुछ अनसोल्ड स्टॉक है हमारे पास तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब बात करते हैं सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। ऑब्वियसली ग्रॉस वैल्यू एडिड में हमने बात की थी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता क्या है ये तो बता दो। ऑल्दो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को चैप्टर 2 से समझते हुए आए हैं, पर ये कह रहा है ये वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स है। क्या है? वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट, दैट इज ऑल आउटपुट, सारे आउटपुट आ जाएंगे अदर देन फैक्टर इनपुट्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये मेरी वो फैक्टर सर्विसेज की बात कर रहा है। फैक्टर सर्विसेज जो हमने पढ़ी थी उसको हटा देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर प्राइमरली बात करनी है तो इसमें इंक्लूड होता है मेरा वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सीधी सी बात अगर मैं बोल दूं तो इसको परचेजेस भी तो लिख सकता हूं मैं। अगर गुड्स की बात करें तो उसके लिए मैंने जो भी परचेज की, चाहे वो रॉ मटेरियल की है चाहे गुड्स की है, कुछ भी है, वही हो जाएगा मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके सर, बात तो समझ आ गई है। सो हम इससे कैलकुलेट क्या करते हैं? जीडीपी एट एमपी या फिर जीवीए एट एमपी, है ना? तो इसका मतलब अगर सर हमें ये देखना है तो हमारे पास ग्रोस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 1 अकाउंटिंग ईयर की बात करना चाह रहा है। ये ग्रोस वैल्यू एडेड वो चीज है, वो है जहां पे हम ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट यानी एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, जिसमें जो वैल्यू एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। आई बात समझ में? हाँ जी सर, आ गई है बात समझ में। या फिर हम इसे बोल सकते हैं मार्केट वैल्यू। क्या बोल सकते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तो हमने बात की थी सेलिंग प्राइस की। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर या 1 अकाउंटिंग ईयर। समझ आती है बात? हाँ जी सर, समझ तो आती है। ये बन जाता है मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चले आगे। सो अब हमारे पास स्टेप्स हैं कि हम कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड से। डायरेक्ट तो वैल्यू एडेड मेथड से हमें क्या मिल रहा है? जीडीपी एट एमपी मिल रहा है, पर नेशनल इनकम तो क्या होती है? एनएनपी एट एफसी। तो उस तक जाने के लिए हमारे पास तो मेथड्स हैं ही। ऑब्वियसली हमें कन्वर्जन हमने चैप्टर 3 में देखा था। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करो आप प्रोडक्शन यूनिट को, प्रोडक्शन यूनिट्स को, सारी प्रोडक्शन यूनिट्स को, ऑल सेक्टर अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। ठीक है, किस लिए? टू एस्टिमेट जीडीपी एट एमपी। सेक्टर्स हमारे तीनों पता है हमें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तीनों के जीवीए एट एमपी निकाल लो, यानी ग्रोस वैल्यू एडिशन निकाल लो।
ठीक है, अगर जीडीपी एमपी की बात करेंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, या फिर जीडीपी एट एमपी में अगर हम बात करें तो टोटल जीवीए माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहां से हमें मिल जाता है हमारा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी आने के बाद तो हम सबको पता है हम क्या करते हैं, हमें कन्वर्जन के रूल्स पता है, तो सीधा जाके डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे फ्रॉम जीडीपी एट एमपी, तो हमें मिल जाएगा एनडीपी एट एमपी। डेप्रिसिएशन को किया मैंने लेस, उसके बाद अगर मैं एनआईटी को लेस कर दूंगा उसके अंदर से, तो मेरा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। ऑब्वियसली हमने रूल्स देखे हैं, 22-12 की कहानी हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ी है तो जाओ प्रीवियस वीडियो को देखो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जहां पे आप हर कन्वर्जन को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लो, लॉस आपका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारे पास आ चुकी है हमारी डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाने के लिए हम सबको पता है हमें सिर्फ एक फैक्टर की जरूरत है, जो की है एनएफआईए। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर मैं डोमेस्टिक में एनएफआईए को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाता है एनएनपी एट एफसी, जो कि मेरी होती है नेशनल इनकम। और यहां से हम इसी वजह से, इसी तरीके से, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए कैलकुलेट कर पाते हैं अपनी नेशनल इनकम वाया वैल्यू एडिड मेथड। ये सारे स्टेप्स को समअप कर देते हैं एक जगह पे। क्या कहता है वैल्यू एडिड मेथड? सारे सेक्टर से जीवीए निकाल लो, ऐड कर दो, या फिर जीडीपी एमपी को निकालने के लिए जीवीए माइनस आईसी यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसके बाद कैलकुलेट करो डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, हमारे पास आ जाएगा एनडीपी एट एमपी, माइनस कर देंगे एनआईटी, आ जाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम जो की है एनडीपी एट एफसी, ऐड कर देंगे एनएफआईए, आ जाती है हमारी नेशनल इनकम जो कि बन जाता है एनएनपी एट एफसी। ये है मेरा कंप्लीट वैल्यू एडिड मेथड। आई बात समझ में? हाँ जी सर। तो चलें आगे, अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशन जो हमें लेने हैं वैल्यू एडिड मेथड के टाइम पे, कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है, मद्देनजर रखते हुए कुछ पॉइंट्स आपके लिए हमने यहां डाल दिए, क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है। कह रहा है आइटम्स टू बी इंक्लूडेड और आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड में सबसे पहले बात करना चाहता हूं कमीशन अर्न्ड। हमने कोई कमीशन अर्न किया ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। अगर मैंने कोई कमीशन अर्न की है सेल और परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, मैं रिपीट कर देता हूं, यहां लिख देता हूं सेकंड हैंड गुड्स, ठीक है, सेकंड हैंड गुड्स के लिए जो कमीशन है उसको इंक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड करके चलेंगे हम वैल्यू एडिशन में। उसके बाद कह रहा है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, मतलब ऐसी प्रोडक्शन जो हमने सेल्फ यूज में ले लिया है। ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडिड। मतलब एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं कार प्रोड्यूसर हूं, कार यूज कर ली मैंने, प्रोड्यूसर ने खुद के ट्रांसपोर्टिंग के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है, मैंने अपने ही ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए अपनी ही प्रोड्यूस की हुई कार अपने ही ऑफिस में यूज कर ली, तो उसको भी मुझे कंसिडरेशन में लेके चलना है। इसे बोलते हैं ऑन अकाउंट प्रोडक्शन। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है? वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स तो इंक्लूड नहीं करेंगे, साथ में कह रहा है वैल्यू ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। सिर्फ कमीशन लेके चलेंगे, कमीशन ही लेंगे, कोई सेल परचेज की बात नहीं करेंगे। अगर मैंने सेकंड हैंड गुड्स का सेल और परचेज किया है तो उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। जो वो इनिशियली फर्स्ट टाइम सेल परचेज हुआ होगा, मैंने उसको ऑलरेडी ले लिया है, तो सेकंड हैंड गुड्स के लिए सेल परचेज को नहीं लेंगे। बट यस, कमीशन अर्न किया है तो कमीशन को लेके कंसीडर करके ही हमें आगे बढ़ना है। और भी पॉइंट्स हैं सर? बिल्कुल है। कह रहा है इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, क्या कह रहा है? इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मैंने ऐसे कुछ प्रोडक्शन को सेल्फ कंज्यूम कर लिया तो उसकी जो वैल्यू है इंप्यूटेड, जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, उसे अकाउंट में लेना है। एग्जांपल, व्हीट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द फार्मिंग फैमिलीज देमसेल्फ। हमने व्हीट प्रोड्यूस किया फार्मिंग फैमिलीज ने और खुद ही कंज्यूम भी कर लिया, यार खुद भी तो रोटी खानी है ना यार, ठीक है, उन्होंने कर लिया, तो उसकी जो वैल्यू इंप्यूटेड वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू होती है, उसको हमें एस्टिमेशन में लेके चलना है। बट सर्विसेज की जो बात करें, कह रहे हैं सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर्ड फॉर एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। एग्जांपल, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ्स, इसको इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद कह रहा है इंप्यूटेड रेंट की बात कर रहा है। देखो, हमने कुछ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज होते हैं ना हमारे, वो हमने बात करनी है उसकी। कह रहा है इंप्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। हमने उसके जो वैल्यू है उसको अकाउंट फॉर करना है, क्योंकि बिकॉज ऑल हाउसेज हैव रेंटल वैल्यू, सबकी रेंटल वैल्यू होती है, ठीक है, नो मैटर दीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड आउट, जो वैल्यू है उसको हमें लेके चलना ही चलना है। कह रहे वैल्यू एडिशन रिलेटेड टू इलीगल एक्टिविटीज, कोई इलीगल एक्टिविटीज है उसे नहीं लेना है,
क्योंकि उसके लिए तो हमारे पास डेटा अवेलेबल ही नहीं होता ना, इलीगल डेटा तो हम शो करते ही नहीं है ना, हम तो छुपा लेते हैं। आई बात समझ में? तो उसको कैसे इंक्लूड करेंगे? उसे इंक्लूड नहीं करना है। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आ गई है, प्रिकॉशंस हमने देख ली है। तो अब है हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड कैसे उसे अवॉइड कर सकते हैं। डबल काउंटिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा बार किसी चीज का कंसीडर या कंसिडरेशन में आ जाना। कह रहा है डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ सेम प्रोडक्ट, ठीक है, मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा मैंने किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को काउंट फॉर कर लिया, अकाउंट फॉर कर लिया। कॉजेस, कह रहा प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स इज काउंटेड मोर देन वंस। दिस हैपेंस व्हेन वी फेल टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन, हम डिस्टिंक्शन नहीं निकाल पाते हैं, कर पाते हैं फाइनल गुड्स यानी फाइनल सेल और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में यानी इंटरमीडिएट सेल्स में। तो इस वजह से डबल काउंटिंग हो जाती है। आई बात समझ में? अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी। आपको बस काम करना है, आपको वीडियोस को लाइक करते जाना है, सारी प्रॉब्लम आपकी हमारी है, हम अपने आप सॉल्व कर देंगे, आप बस पढ़ते रहो। सो कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं? दो मेथड है, वैल्यू यानी वैल्यू एडिड मेथड और फाइनल आउटपुट मेथड। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड, नाम ही कह रहा है कि सिर्फ फाइनल आउटपुट को कंसीडर करके चलो। कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो एंड यूज के बेसिस पे बात करें, टू बी कंसीडर्ड इन एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ले लो, इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर ही मत करो। पहला मेथड तो ये डबल काउंटिंग बचा देगा। दूसरा है वैल्यू एडिड मेथड, सिर्फ वैल्यू एडिशन हर सेक्टर का जो लेते हैं वो ले लो। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ठीक है, हर प्रोड्यूसिंग यूनिट का जो हमारा क्या है वैल्यू एडिशन है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री टू बी कंसीडर्ड, उसे सिर्फ कंसीडर करके चलो, ठीक है। क्या करते टाइम? जीडीपी को एस्टिमेट करते टाइम। कह रहे वैल्यू एडेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ द कंट्री। हर प्रोड्यूसिंग यूनिट जो हमारी कंट्री की है, अगर हमें वैल्यू एडेड निकालना है तो हम डिफरेंस देख लेंगे बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन हर प्रोड्यूसिंग यूनिट का। इससे हमारा बन जाएगा वैल्यू एडेड मेथड। आई बात समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल है कैसे डबल काउंटिंग हो सकती है और कैसे ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी हो सकता है। अगर उसको देखना है तो इस टेबल से हम समझ सकते हैं। अगर ये हमारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है, इनका वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू एडिशन तीनों देख रहे हैं, इस टेबल से आप निकाल सकते हैं दोनों मेथड के थ्रू। कह रहा स्टेज 1 जब फार्मर ने प्रोड्यूस की व्हीट और उसको मिल ओनर को सेल कर दिया कितने में? 400 रुपीज में, तो इनका आईसी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इनका टोटल वैल्यू एडिशन इकोनॉमी में यानी टेरिटरी में कितना आ गया? 400 आ गया। सेकंड, मिल ओनर ने उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया और सेल कर दिया बेकर को 600 रुपीज में, आईसी था 400, वो लेस कर देंगे तो मेरा वैल्यू एडिशन कितना बन गया? 200 बन गया। उसके बाद बेकर ने ब्रेड बना के शॉपकीपर को बेच दिया 800 में, तो वैल्यू एडिशन था 600, इनका भी वैल्यू एडिशन आ गया 200। सॉरी, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन था 600। उसके बाद कह रहे हैं शॉपकीपर ने फाइनल कंज्यूमर्स को बेच दिया ब्रेड बना के, तो 900 में, आईसी था मेरा 800, वैल्यू एडिशन हो गया हमारा 100 बाय दिस प्रोड्यूसिंग यूनिट। अगर आप टोटल वैल्यू एडिशन देख रहे हैं तो 900 का है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा 1800 का और वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारा 2700 का। आई बात समझ में? उसी को तो हमने इवैल्यूएट किया है। तो ये है मेरा कंप्लीट डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। अगर हम देखना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा कंप्लीट वैल्यू एडिड मेथड, हमने पूरे अच्छे से इसको समझा है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की। टिल देन आपको एक ही काम करना है, पढ़ते रहना है और चैनल को प्रमोट करते रहना है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।